हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सिलेबस के बारे में। आरपीएससी ने जो रिसेंटली जो सिलेबस जारी किया है उसको 4 कैटेगरीज में अपन को डिवाइड करके इसमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इसमें डिफरेंट नोशन के अकॉर्डिंग या कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पोर्शन में इसने जो बात कर रखी है वो है सीनियर सेकेंडरी लेवल के बारे में। इसमें बेसिकली अपने को ग्रामर के टॉपिक देखने को मिलेंगे। जितने भी ग्रामर के टॉपिक है उनमें से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने हैं। हालांकि ग्रामर के टॉपिक बहुत इजी तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस इनमें से पुट नहीं किए जाते हैं, जो कि अपन पास्ट की एग्जामिनेशन में इजीली देख सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के बारे में। ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ पे ग्रामर के बारे में बात न करके लिटरेचर पोर्शन को यहाँ पे प्राथमिकता दे रखी है। तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास में लिटरेचर पोर्शन होगा। और सेम यहाँ पे पार्ट थर्ड में बात कर रहे हैं जहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं अपने से। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पे लैंग्वेज यूजेज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर लैंग्वेज वेराइटीज के बारे में बात करेंगे, और साथ कुछ प्लेज या ड्रामाज के बारे में अपने देखने वाले हैं। फोर्थ पोर्शन यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं जी। देखते हैं एग्जाम स्कीम किस तरीके से है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और लास्ट में टोटल मार्क्स जो है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है अपने पास में 300 होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाने हैं अपने को। तो ये सेकंड पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर जो अपना सेकंड होगा उसके बारे में, उसकी जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में अपन यहाँ पे देख रहे हैं जी। फर्स्ट वाला पोर्शन देखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड सीनियर सेकेंडरी लेवल। यहाँ पे टोटल अपने पास में 55 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से अपने पास में 110 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल होंगे जी। तो 110 नंबर के अपने पास में क्वेश्चंस होंगे। सेकंड जो होगा वो होगा नॉलेज सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में भी अपने पास में 55 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन है 2 नंबर का होगा, तो 110 नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे अपने पास में केवल और केवल 10, और ये भी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। फिर लास्ट पोर्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी जिसको अपन शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन अपने से क्वेश्चन पूछे जाने हैं और हर एक क्वेश्चन है अपने को 2 मार्क्स का मिलेगा। तो इस तरीके से 60 मार्क्स के क्वेश्चन फोर्थ पोर्शन से देखने को मिलेंगे अपने। तो टोटल अपने पास में 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, तो टोटल 300 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, ये कुछ नोट दे रखे हैं इसमें। तो जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी अपने को हर एक क्वेश्चन पे, और एवरी जो रॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका 1/3 जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग होगी। मींस अगर 3 क्वेश्चन अपने रॉन्ग हो गए तो उसमें से एक करेक्ट आंसर जो होगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में। तो अपने इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कौन सा है। मैक्सिमम पोर्शन अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल का और उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल का। तो दो टॉपिक अपने पास में जो होंगे, हालांकि क्वेश्चंस इसमें से इजी होंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में वो क्वेश्चंस पूछते नहीं है। सेकंड पेपर की यही क्वालिटी है। नेक्स्ट अगर बात करें हर एक टॉपिक को डिटेल में देखने के बारे में, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पार्ट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल है। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, ग्रामर के बारे में। तो जितने भी टॉपिक होंगे सारे के सारे किससे रिलेटेड होंगे, ग्रामर से रिलेटेड। फर्स्ट पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, इसमें डिटरमिनर्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, इजीली आप उनको फ्री में एक्सेस करके देख सकते हैं यूट्यूब से भी, और मेरा जो ऑफिशियल ऐप है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं जी। फिर टेंसेज के बारे में बात करेंगे। टेंसेज और डिटरमिनर्स के मैंने वीडियोस पहले से अपलोड कर रखे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हालांकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है, बट अगर सिस्टमेटिक तरीके से अपन स्टडी करें तो इजीली इनके आंसर्स भी हमारे ऑथेंटिसिटी के साथ में करेक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं।
हालांकि डिटरमिनर और जो टेंसेज हैं उनकी वीडियोस बड़े सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने तैयार किए हैं, इजीली उनको आप समझ सकते हैं। और मैं श्योर कर सकता हूं आपको कि जब जैसे आप इन वीडियोस को देखोगे तो आप डेफिनेटली आप इन वीडियोस को समझ जाओगे। साथ साथ में जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी इसमें डिस्कस कर रखा है, और जो क्वेश्चंस हैं वो रेनिन मार्टिन में और थॉमसन मार्टिनेट में उन क्वेश्चंस को भी इनमें इंक्लूड कर रखा है मैंने। यहाँ पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या जिसको अपन नरेशन बोलते हैं या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक इसको नहीं मान सकते हैं। एक्टिव, पैसिव वॉइस वही 10th क्लास में जो हमने सबने पढ़ा है वही है इसमें। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इनकी भी सिंपल रूल्स होते हैं। थोड़ा जो डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है उसमें से वो हो सकता है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि ये जनरली हम 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ते हैं। हालांकि प्रेजेंट टाइम का जो एनसीईआरटी या जो अपना जो आरबीएसई बोर्ड है उसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को दे रखा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट टाइम के एनसीईआरटी को पढ़ा है या आरबीएसई सिलेबस को पढ़ा है उनके लिए इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक वैसे भी नहीं होने वाला है। ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ही 3 पार्ट हैं, या बोल सकते हैं कि काइंड्स ऑफ उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे या स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल को कंपाउंड में चेंज कर रहा है, कंपाउंड को सिंपल में, या फिर कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में या सिंपल में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में या सिंपल में, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। इसमें देखने में टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, नया है अपने लिए, बट बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। फिर बोल रहा हूं मैं, ये टॉपिक अगर सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है तो इसमें 100% चांसेस है कि एक भी रॉन्ग आंसर अपना न हो। फिर अपने बात करेंगे ऑक्सिलरीज के बारे में। ऑक्सिलरीज में अपने पास में 2 चीजें होंगी, एक तो अपने पास में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी और उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बात कर रहे होंगे। ये भी इजी टॉपिक है। प्रीपोजिशन जो है हालांकि थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट जैसे ऑप्शन अपने सामने आते हैं तो हम इजीली इनको समझ पाते हैं। प्रीपोजिशन में कुछ प्रॉब्लमेटिक जो पोर्शन होता है वो होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, बट अपने को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेनिन मार्टिन में जो प्रीपोजिशन से लिखी है, जो एक्सरसाइजेस की है, उन सबको अपन ऑथेंटिक वे में सोल्व करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं और ऐसा ही करेंगे। तो प्रीपोजिशन का टॉपिक यहाँ पे एक्सरसाइज बेस्ड होगा और यहाँ पे जितनी एक्सरसाइजेस इसकी सोल्व करेंगे उतना ही इजी टॉपिक हम समझ पाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स में दो जो अपने पास में ऑथेंटिक बुक होगी, रेनिन मार्टिन बुक और थॉमसन मार्टिनेट की बुक। इनमें जितनी फ्रेजल वर्ब्स दे रखी है, जितनी इडियम्स दे रखी है, उनको लॉजिक के साथ में मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आप ये भी देख सकते हो, इजी टॉपिक है अपने लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो रीडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जैसे कि हम स्टडी करते हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक, अगर अपन कंटिन्यूअस सोल्व करते रहेंगे क्वेश्चंस को तो तभी हम उनकी जो राइट अप्रोच है वहां तक पहुंच पाएंगे जी। फिर है अपने पास में इजी टॉपिक जो देखें तो पेशी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। ये बहुत इजी टॉपिक है। इनमें से माने तो ये पेशी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग अगर कवर करें अपन नोट्स में तो 2-2, 3-3 पेजेस से ज्यादा ये टॉपिक नहीं होने वाले हैं। और फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं, कई बार अप्लाइड क्वेश्चंस भी इनमें से पूछे जाते हैं, बट बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। इस तरीके से देख सकते हैं कि पार्ट फर्स्ट जो टॉपिक है टोटल अपने पास में 55 क्वेश्चंस इसमें से होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे अपने को 2 मार्क का मिलेगा। तो टोटल अपने को 110 नंबर के क्वेश्चंस इजीली बड़े ऑथेंटिक तरीके से हम इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करके 110 नंबर तो अचीव कर ही लेंगे जी, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट पोर्शन के बारे में। नेक्स्ट पोर्शन में बात करेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल का अपने पास में पोर्शन है। यहाँ पे पोइट्री है, फिर ड्रामा है, प्रोज है, फिक्शन है और कुछ अपने पास में होंगी लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी फॉर्म्स। फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी ये टॉपिक थोड़ा सा बता रखा होता है इसमें, ठीक है।
तो पहले देखें अपन जो पोएट्री सेक्शन है इसमें 8 टोटल अपने पास में पोएम्स दे रखी है, केवल 8 ही पोएम्स दे रखी है। और अभी तक ये ट्रेंड रहा है आरपीएससी का कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो केवल और केवल पोएम से ही पूछे जाते हैं। तो पोएट के बारे में बहुत ज्यादा जाने या न जाने उसका कोई मतलब नहीं। एडिशनल हम हालांकि जानेंगे इनके बारे में, इनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो अर्ली लाइफ है या जब फेमस हो गए थे उस टाइम पे उनके किस तरीके के क्रिएशन थे, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका लिटरेचर में, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बट मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे इनके ये प्रिस्क्राइब्ड जो वर्क्स है केवल और केवल उन्हीं में से। मिल्टन की फर्स्ट यहाँ पे पोएम दे रखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन गॉड के बारे में अपनी जो फेथ है उसको रिप्रेजेंट करता है इसमें, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी पोएम है, एक बहुत मॉरल मैसेज इसमें कन्वे करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से गॉड जो है वो उन लोगों की भी हेल्प कर देते हैं जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं गॉड की विल पे या गॉड के लिए हमेशा तैयार रहते हैं सर्विस देने के लिए। सेकेंड है जॉन डन के बारे में, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इसमें जो थीम चलेगी वो इस तरीके से चलेगी कि जो एक फेयर वुमन है वो कभी भी फेथफुल नहीं हो सकती है। कुछ इम्पॉसिबिलिटीज के बारे में इसमें बता रखा होगी कि कैसे कैसे, हालांकि 7 इम्पॉसिबल टास्क है उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके उसके बाद में इसमें स्टडी किया गया। लोग इसमें जो जॉन डन है उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि वो एक फेमिनिस्ट राइटर नहीं है, वो फीमेल के जो फेमिनिन जो जेंडर है उसके अगेंस्ट वो राइट करते हैं। और इसका जो सिनिक जो एटीट्यूड है वो भी अपने को दिखाई देने को मिलेगा वुमेन्स के प्रति। नेक्स्ट है अपने पास में नेचर के पोइट जो है वर्ड्सवर्थ। इन्होंने डेफोडिल्स पोएम लिखी है। डेफोडिल्स जो पोएम है वो नेचर की ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने वाली एक बेहतरीन पोएम है वर्ड्सवर्थ की। फिर सेले के बारे में, ओड टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड के डिफरेंट जो रोल्स होते हैं उनके बारे में दे रखी है। पोएम थोड़ी सी बड़ी है। ऊपर वाली जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, डेफोडिल्स, ये इजी पोएम है, शॉर्ट पोएम्स है। बट ओड टू द वेस्ट विंड एक लेंथी पोएम है। फिर अपन देखेंगे ओड ऑन ए ग्रीसियन जो जॉन कीट्स ने लिखी है। जॉन कीट्स वही जॉन कीट्स जिनको पॉइंट ऑफ लव कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जो यूनानी जो कल्चर है उसको इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है और उसको इमोर्टल माना गया है कि जो कल्चर होता है या जो आर्ट होती है वो इमोर्टल हो और किस तरीके से इसको इमोर्टल किया जा सकता है। बहुत खूबसूरत पोएम है ये भी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है माय लास्ट डचेज, जो किस तरीके से एक जो डच है वो अपनी वाइफ मींस डचेज को मार डालता है एक उसके जनरस एटीट्यूड की वजह से, जो हर एक पर्सन के प्रति वैसा ही बिहेव करती है जैसा कि वो अपने किसी डियर वन के साथ में बिहेव करती है। तो उसका जो जेनरस या एमिएबल जो नेचर है उससे वो जेलस फील करता है और उसको फिर मार डालता है। इसको भी बड़ी क्लेवरनेस के साथ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। बड़ा सिंपल सा मैसेज इसमें है कि जो मेल डोमिनेंस होता है वो फीमेल को कई बार इस तरीके से डाउन ट्रोडन शो कर देता है या फिर अपना जो सिनिक एटीट्यूड है उसको वह उसके प्रति ट्रांसफर कर देता है जी। फिर अपने पास में निसिम यूजिकल और कमला दास, दोनों के दोनों इंडियन राइटर है। ये फॉरेन राइटर है और ये दोनों के दोनों इंडियन राइटर है। इन्होंने भी अपनी लिटरेचर के बारे में बहुत शानदार तरीके से इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक छोटी सी पोएम है जिसमें मदर के सेल्फलेस लव को रिप्रेजेंट कर रखा है कि किस तरीके से एक मदर जो है वो अपने पैर के अंगूठे को एक स्कॉर्पियन के द्वारा काटे जाने पर भी वो खुश है इस बात से कि कम से कम उस स्कॉर्पियन ने उसके बेटे को चूज नहीं किया था, उस अपने बेटे को तो उसने कम से कम छोड़ दिया है। तो अपने बेटे के प्रति जो लव है वो इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। साथ में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको हम जानेंगे, जैसे कि जो ग्रामीण जो कल्चर है वो किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आगे रहता है हमेशा, या जो नेबर्स हैं वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अपन ये भी देखेंगे कि जो ब्लाइंड फेथ होता है किसी चीज में, या इसको हम बोल सकते हैं कि जिस तरीके से कुफरताएं चलती रहती है जो किसी भी चीज पे विश्वास करने की, वो भी इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर अपने पास में कमला दास का डांस ऑफ द यूनक्स। यूनक्स को अगर देखें तो हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर जो नहीं तो मेल है नहीं फीमेल है
उनकी जो पीड़ा है, जो सफरिंग है, जो सोसाइटी का जो रवैया है उनके प्रति, इसको बड़ी शानदार तरीके से कमला दास ने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो पेन है यूनक्स का, उसको इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है। सारी की सारी पोएम बड़ी सिंपल है जी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज इसमें नहीं होने वाली है लर्निंग के हिसाब से। फिर अपने पास में ड्रामा है। ड्रामा में शेक्सपियर के 2 ड्रामा है। कौन कौन से ड्रामा? एक तो है मैकबेथ और दूसरा है अपने पास में एज यू लाइक इट। तो 2 ड्रामा है यहाँ पे, एक मैकबेथ है और दूसरा है एज यू लाइक इट। ये दोनों के दोनों ड्रामा जो है शेक्सपियर ने बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखे हैं। शॉर्ट ड्रामा है मैकबेथ, जो है वो शॉर्टेस्ट ड्रामा है शेक्सपियर का, जिसमें अपन डंकन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इसका हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है मैकबेथ, उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वो हीरोइकली डंकन को मारकर उसकी जगह बैठ जाता है और फिर अपने फ्रेंड की वजह से या अपनी जो वाइफ है उनकी वजह से वह एक डिस्ट्रॉयर बन जाता है और लास्ट में खुद भी मारा जाता है। तो यहाँ पे मैकबेथ का जो राइज है उसके बारे में और उसका डाउनफॉल है उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। फिर एज यू लाइक इट, ये डिफरेंट छोटी छोटी जो लव स्टोरीज है उसका एक कॉम्बिनेशन है। बहुत सारी लव स्टोरीज इसमें देखने को मिलेंगी अपने को। फिर प्रोज में अगर देखें तो 2 शॉर्ट एसेज अपने पास में, एक है बेकन का ऑफ स्टडीज, जो इस बेकन, वही बेकन जिसको हम फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं, उन्होंने लिखा है ऑफ स्टडीज। 1 पेज का पूरा इसमें ये ऐसे लिखा गया है। शॉर्ट एसे है बट बड़ी डेप्थ वाली बातें इसमें कह रखी है। नेक्स्ट एसे अपने पास में लैम के बारे में। लैम ने लिखा है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, जो चिमनी में काम करने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो पैथेटिक सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको इसमें बताने की कोशिश की गई। उनका जो पेन है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इसमें। फिर फिक्शन में देखें तो अपने पास में थॉमस हार्डी का है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, एक तो ये, और दूसरा आर.के. नारायण जो इंडियन राइटर है उनका है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये दोनों भी इंडियन जो रूरल कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। थॉमस हार्डी ने द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में एक ड्रंकार्ड की कहानी कही है, जिसमें वो एक बार एक मेयर बन जाता है, उसके बाद में अपनी जो ड्रिंक करने की जो हैबिट है उसकी वजह से अपनी वाइफ को सेल कर देता है मार्केट में, और उसके बाद में उसके सामने प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। उसकी जो वाइफ है वो भी एक पैथेटिक सिचुएशन में वापस लौट कर आती है अपनी बेटी जैन के साथ में। ये कहानी हम सुनेंगे, जब पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा अपने को। फिर अपने पास में आर.के. नारायण जो इन प्रेजेंट इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे जगन और उसका जो रिलेशन है उसके बेटे के साथ में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। ये इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली कहानी है, जिसमें एक लड़का पहले इंडिया में पला बड़ा हो और उसके बाद में वो बाहर चला जाता है और वहां से एक लड़की से शादी कर लेता है। हालांकि वो रियल शादी नहीं मानता उसके फादर, फिर भी वो उसके साथ में लिव इन रिलेशन में रहने लग जाता है और इंडिया में आ जाता है। फिर अपने फादर के साथ में डिस्प्यूट होता है उसका। ये बातें कही गई है, लिखी गई है इसमें। फिर अपने पास में एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स में अपन डिफरेंट जो लिटरेरी फॉर्म्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कंपोजिशंस होते हैं, जैसे कि सोनेट हो गया, अपने पास में ओड हो गया है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर लिटरेरी टर्म्स बोलते हैं या फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं, इसके बारे में टॉपिक होगा। ये दोनों की दोनों टॉपिक है वो बहुत ईजी है। फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या वर्ड स्ट्रेस, हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक में से एक है, बट अगर हम 2 तरीके के अप्रोच इसमें लेकर चलेंगे, दोनों में से एक को भी आपने ढंग से समझ लिया तो आप इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं, आपके मार्क्स इसमें से नहीं कटने वाले हैं। 2 अप्रोच कौन सी होगी? एक तो अप्रोच वो होगी जो स्टैंडर्ड है, जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दूसरा अपना देसी तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें अपन जो हिंदी की जो वर्णमाला है, जो हिंदी के जो अल्फाबेट है उनके अकॉर्डिंग भी इसको पढ़ा जा सकता है और बेहतरीन तरीके से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, पार्ट 3 में बात करेंगे हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड होगी और हेरोल्ड पिंटर का एक द बर्थडे पार्टी नाम से। ठीक है, फिर अनीता देसाई के क्राई द पीकॉक। तो ये अपने पास में 3 वर्क्स हैं। टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड एक बड़ा कंपोजिशन है ये, काफी लेंदी एक पोइम है।
फिर है हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, छोटा सा ही वर्क है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है नहीं, कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, इजीली इसको समझा जा सकता है। अनीता देसाई क्राई द पीकॉक, यहाँ पे इंडियन वुमन की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में इसमें लिखा गया है, तो ये भी इजी है, तीनों की तीनों जो वर्क्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। लाइन टू लाइन अगर हम पढ़े तो इजीली हम इनको 10 डेज में कवर कर सकते हैं, यानी 10 वीडियोज में इनको कवर किया जा सकता है। फिर वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, क्रियोल, पिजिन, कॉर्ड स्विचिंग और कॉर्ड मिक्सिंग, ये अपने पास में 4 कैटेगरीज है। तीनों की तीनों जो वेराइटीज है उनमें से हर बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जनरली जो डेफिनेशंस होती हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस इनमें पूछ लिए जाते हैं, फिर कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं जी। तो ये जो चारों के चारों जो टॉपिक है, मैंने पूरे टॉपिक को 2 आवर्स में कवर कर रखा है और इजीली आप इनको समझ भी लेंगे, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन अपने सामने नहीं आने वाली है, इजी तरीके से इन टॉपिक्स को अपन कवर कर लेंगे जी। नेक्स्ट है 4th पोर्शन, हालांकि छोटा ही पोर्शन है बट फिर भी इसमें अपने को बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, कंपेरेटिवली ये ज्यादा मैटर इंक्लूड करके रखता है अपने पास में, और देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो टॉपिक है, जो सब टॉपिक है वो इसी में ही है। यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, तो यहाँ पे 4 पोर्शन है इसके। एक तो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर पेडागोजी शिक्षा शास्त्र जिसको बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है 3rd पोर्शन, और कंप्यूटर और जो आईसीटी है उसके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाने अपने को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इसमें बात करेंगे अपन लर्नर कौन होता है, उसका रिलेशन क्या होता है टीचर के साथ में, टीचर किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग में, फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से होती है, स्कूल की इफेक्टिवनेस, तो ये 4 टॉपिक तो छोटे छोटे टॉपिक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल और सोशल जो डेवलपमेंट है किसी लर्नर का, जनरली हम बात करेंगे इसमें एडोलसेंट जो लर्नर है उनके बारे में, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे आते हैं वो एडोलसेंट एज में पहुंच जाते हैं, युवावस्था में पहुंच जाते हैं, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है साइकोलॉजी की ये हेल्प से, वो इसमें स्टडी हम करने वाले हैं। फिर टीचिंग लर्निंग के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये बिहेवियरल, कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के वो इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है टीचिंग लर्निंग का। फिर जो स्टूडेंट्स है, जो 12th लेवल के स्टूडेंट्स है, एडोलसेंट जो स्टूडेंट्स हैं, युवावस्था में या टीन एज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरीके से हम इसमें इंक्लूड करके उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास में लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग, यहाँ पे जो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एडोलसेंट के, जो एडोलसेंट लर्नर है, जो युवावस्था में जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर कैसे होता है, उनके बिहेवियर को एक पॉजिटिव वे में किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है एक स्किल्ड टीचर के द्वारा, ये सब इसमें स्टडी हम करने वाले हैं जी। नेक्स्ट अपने पास में मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर, कई बार क्या होता है कि जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं, जो युवावस्था के बच्चे होते हैं, वो अपनी राह से भटक जाते हैं, तो उनको मैनेज कैसे किया जा सकता है, उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में किस तरीके से ले जाया जा सकता है, वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ किस तरीके से अफेक्टिव होती है, किस तरीके से वो मेंटल हेल्थ को अपन पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, EI के बारे में या EQ के बारे में, इसके इम्प्लीकेशंस कैसे होते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। फिर गाइडेंस टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती है उनकी मेंटल हेल्थ को नर्चर करने के लिए जो एडोलसेंट है। फिर अपन बात करें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी फॉर एडोलसेंट लर्नर, एडोलसेंट लर्नर के लिए इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटेजीज किस तरीके से इंप्लीमेंट की जा सकती है उनके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे जी। कम्युनिकेशन स्किल्स और इसके यूज कैसे किया जा सकते हैं, कम्युनिकेट कैसे करें एक स्टूडेंट। फिर प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, ये बहुत शानदार वाले टॉपिक्स होने वाले हैं इसमें कि जो लर्निंग टीचिंग का जो प्रोसेस है इसमें से मैटर किस तरीके से तैयार किया जाए। डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेज और टीचिंग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तो टीचिंग मॉडल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स अपने पास में एडवांस ऑर्गेनाइजर,
साइंटिफिक इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन टीचिंग। फिर आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आईसीटी होता है क्या है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट क्या है वह हम इसमें स्टडी करेंगे। सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो सिस्टम की अप्रोच है वो क्या रहेगी अपने पास है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर की हेल्प से जो लर्निंग की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा वो किस तरीके से इफेक्टिव होगी इसमें और किस तरीके से किया जा सकता है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के थ्रू देने वाले हम। फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन, फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं आईसीटी पेडागोजी को इंटीग्रेशन के रूप में जे। तो ये हुआ अपना टोटल सिलेबस। इसको हम देखें तो 4 पार्ट्स में अपन इजीली इनको समझा जा सकता है जी, ठीक है। आई होप दैट द वीडियो जो हुआ है वो छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे जब आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करोगे। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है अभी प्रेजेंट में मैंने अपना ऑफिशियल जो ऐप है सिक्कर एग्जाम एकेडमी उसमें लॉन्च कर दिया है। यहाँ से आप रेगुलर टेस्ट सीरीज में इसमें देख सकते हैं और जो सिलेबस की जो वीडियोस हैं वो भी वहां से आप देख सकते हैं। तो आप जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने साथ में लर्निंग की जो यात्रा है वो स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।